हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने सेक्शन 148 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम सेक्शन 149 से स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो 47th एक्ट है ऑफ 2023 और इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 4 पार्ट्स एंड 170 सेक्शंस हैं। अभी तक हमने 148 सेक्शंस कंप्लीट कर लिया है, हमारे पास बस कुछ सेक्शंस और बचे हुए हैं। तो सेक्शन 149 इज टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हम कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि लॉफुल क्वेश्चंस रहेंगे। व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड, जब किसी विटनेस को हम क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, ही मे in addition to the questions herein before referred to be asked in any question which tends to। अब हम उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं which question tends to test his veracity। उसकी वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेदर दिस विटनेस इज जेन्युइन और नॉट। सेकेंडली, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ। अब वो लाइफ में क्या करता है उससे रिलेटेड हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन वुड बी टू शेक हिज क्रेडिट। उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चन may tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture। हम उस तरह के क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं जो उसकी क्रेडिट को शेक करे, मतलब उसकी जो उसने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट की जेन्युइननेस पर हम सवाल उठाने वाले हैं कि वेदर दिस पर्सन क्रेडिट इज राइट और नॉट। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ये बात कह सकते हैं उस पर्सन को एक्सपोज करने के लिए कि वेदर दैट विटनेस इज सेइंग करेक्ट और नॉट, or whether he is giving a false evidence। Proviso is saying that in a prosecution for an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के इन सेक्शंस में अगर किसी की भी प्रोसिक्यूशन चल रही है और फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, या उसने अटेम्प्ट करा है कोई भी ऑफेंस करने के लिए, वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इन इशू, जहां पर कंसेंट का सवाल उठा। अब सेक्शन 64, 65, 66 ये जो सारे सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के, ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। तो इन मामलों में जब ये सवाल उठ रहा है कि क्या विक्टिम ने कंसेंट दिया था या नहीं, एंड इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस टू पुट क्वेश्चन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एज टू जनरल इमोरल कैरेक्टर। तो इन मामलों में हम विक्टिम से अगर सवाल कर रहे हैं, विक्टिम से अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसकी जनरल इमोरल कैरेक्टर पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, या उसकी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस पर भी हम सवाल नहीं उठा सकते हैं of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent। हम उसकी इमोरल कैरेक्टर पर, विक्टिम की इमोरल कैरेक्टर पर या फिर उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कि वेदर उसने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था, या क्वालिटी ऑफ कंसेंट। क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंसेंट या कंसेंट ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उसका प्रीवियस कैसा एक्सपीरियंस रहा है या उसकी कैरेक्टर कैसी है। तो इन दो तरह के क्वेश्चंस को हम प्रोहिबिट करेंगे। सेक्शन 150 इज टॉकिंग अबाउट व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर। अब किन मामलों में हम विटनेस को कंपेल कर सकते हैं। तो if any such question relates to matter relevant to suit or proceeding, the provision of section 137 shall apply thereto। अब जहां पर भी क्वेश्चन उठ रहा है इन किसी सिविल सूट में या फिर किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो हम सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेक्शन 137 में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी विटनेस को हम एज अ जज हम कोई भी क्वेश्चन अगर उससे कर रहे हैं तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। वो सिर्फ इस रीजन का एक्सक्यूज नहीं ले सकता है कि आंसरिंग दिस क्वेश्चन विल एक्सपोज मी या आंसरिंग दिस क्वेश्चन विल क्रिमिनेट मी। आप सिर्फ इस रीजन से खुद को प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं कि मैं आंसर नहीं दूंगा एज अ विटनेस। यू हैव टू गिव the answer which judge is asking या which questions are being asked by the opposite party। और यहाँ पर आपको ये इम्यूनिटी मिलेगी कि आप पर कोई भी अदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाएगा, एक्सेप्ट अगर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं तो फॉल्स एविडेंस के चार्जेस आप पे लगेंगे। दिस इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 137। तो 137 में ये सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं। 150 में ये बात कह दी गई कि विटनेस को अगर हमें कंपेल करना है आंसर देने के लिए तो कोर्ट 137 वाली प्रोसीजर को फॉलो करेगी। Now comes section 151, which is talking about court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer।
अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि कब हम विटनेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कब विटनेस को हम कंपेल कर सकते हैं कि आपको आंसर देना ही पड़ेगा। If any such question relate to matter not relevant to the suit or proceeding, अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि सूट या प्रोसीडिंग से रिलेटेड ही नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है उसके मैटर के लिए, एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट्स द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, जब तक कि वो उस विटनेस के क्रेडिट को शेक ना करे। By injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. See, जहां पर कोई भी क्वेश्चन उठा जो कि सूट या प्रोसीडिंग से रेलेवेंट तो नहीं है, उसके मैटर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर वो विटनेस के क्रेडिट को शेक कर रहा है या विटनेस के कैरेक्टर को इंजर कर रहा है, तो उस मामले में कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या हमें विटनेस को यहाँ कंपेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज टोटली अप टू द कोर्ट। और कोर्ट को जब ये लगता है कि विटनेस इज नॉट ऑब्लाइज टू आंसर, तो कोर्ट उसे वार्निंग भी दे देगी कि आप यहाँ पे ऑब्लाइज नहीं है आंसर देने के लिए, अगर आपको मन हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अदरवाइज अगर आप नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Subsection 2 is saying that in exercising its discretion, the court shall have regard to the following consideration. अब कुछ कोर्ट के डिस्क्रिशन है वो हम देख लेते हैं क्या है। Such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to credibility of the witness on matter to which he testifies. अब कोर्ट कुछ बातों को ध्यान रखेगी। क्लॉज ए में ये बात कही गई कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर है और इस नेचर का है कि अगर हम उस क्वेश्चन को पूछते हैं और उसका आंसर हमें आंसर मिलेगा तो वो सीरियसली अफेक्ट करेगा कोर्ट के ओपिनियन को, कि उस विटनेस के ही आंसर के बेसिस पर हम अपना ओपिनियन फॉर्म करने वाले हैं, या फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस को वो डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट ये हो सकता है कि सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर। अब दूसरा हो सकता है कि वो क्वेश्चन इम्प्रॉपर है इफ द इम्प्यूटेशन विच दे कन्वे रिलेट टू मैटर्स सो रिमोट इन टाइम और ऑफ सच अ कैरेक्टर दैट ट्रूथ ऑफ इम्प्यूटेशन वुड नॉट अफेक्ट। अब ऐसा टॉपिक वो है कि जिससे ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन पर कोई असर नहीं करने वाला है या फिर हल्का सा इफेक्ट कर सकता है, स्लाइट डिग्री। द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एज टू क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस ऑन मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज, और कोर्ट के ओपिनियन पर भी ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला है, मे बी स्लाइट डिग्री का इफेक्ट डाल सकता है। द क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर, तो ए में हमने क्या बात कही कि क्वेश्चन कब प्रॉपर होंगे, जब उस पर्सन का आंसर हमारे ट्रुथ को इम्प्यूट कर सकता है या फिर इफेक्ट कर देगा कोर्ट के ओपिनियन को, तो दैट क्वेश्चन विल बी प्रॉपर क्वेश्चन और उसका आंसर देना पड़ेगा विटनेस को। सेकंड में बोला गया इम्प्रॉपर क्वेश्चन के बारे में कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि किसी ट्रुथ ऑफ इम्प्यूटेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है या फिर स्लाइट इफेक्ट कर रहा है और ओपिनियन ऑफ कोर्ट पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो क्वेश्चंस इम्प्रॉपर हो गए। सी में ये बात कही गई और कौन से क्वेश्चंस इम्प्रॉपर हैं, जब ग्रेट डिसप्रपोर्शन है बिटवीन इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्यूटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस, जब इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस बहुत ही कम है और विटनेस की कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस मामलों में भी क्वेश्चंस इम्प्रॉपर है। द कोर्ट को अगर ये लगता है, अगर उसे ये फिट बैठ रहा है, ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूजल टू आंसर द इन्फरेंस दैट आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चल सकती है कि अगर यहाँ पर विटनेस ने आंसर दिया तो इट विल बी अनफेवरेबल टू द विटनेस। तो दीज आर द कोर्ट्स डिस्क्रिशन जो हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा। सबसेक्शन 1 में हमने क्या बात पढ़ी थी कि कोर्ट और प्रोसीडिंग्स के मामले में किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके क्रेडिट से रिलेटेड ना सवाल उठे। 152 is talking about questions not to be asked without reasonable grounds। अब कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड्स के नहीं पूछे जा सकते हैं। तो नो क्वेश्चन, कि कोई भी क्वेश्चन को आप बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड्स के नहीं पूछ सकते हैं, एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 151। 151 में हमने जो बात कही थी कि विटनेस से हम क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन जो 151 में बात कही गई है ऑट टू बी आस्क्ड नहीं पूछा जाएगा अनलेस वहां पर कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो फॉर थिंकिंग दैट इम्प्यूटेशन विच इट कन्वेज इज वेल फाउंडेड। आपको इम्प्यूटेशन वेल फाउंडेड रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी विटनेस से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। एन एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय अनदर एडवोकेट दैट एन important witness is a dacoit,
यहाँ पर ये बात उठी, एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को बताया कि आपका जो एक इम्पोर्टेंट विटनेस है ही इज अ डकॉइट। तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड है कि हम उस विटनेस से पूछें कि क्या आप डकॉइट हैं। Illustration B says that an advocate is informed by a person in court that an important witness is a dacoit. अब किसी एडवोकेट को एक पर्सन ने इन्फॉर्म कर दिया कि that witness is a dacoit. The informant on being questioned by advocate gives satisfactory reason. अब उस एडवोकेट ने उस पर्सन से पूछा कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि वो विटनेस डकॉइट है। तो उस पर्सन ने एक सैटिस्फैक्टरी रीजन बता दिया कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ये भी एक रीजनेबल ग्राउंड बन गया उस विटनेस से पूछने का कि वेदर ही इज अ डकॉइट। नेक्स्ट illustration says that a witness of whom nothing whatever is known. अब एक विटनेस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और उससे हमने रैंडमली पूछ लिया कि क्या वो डेकॉइट है। तो यहाँ पर कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं बना उससे इस तरह का क्वेश्चन पूछने का, तो हम ऐसे क्वेश्चन उससे नहीं पूछ सकते हैं। Illustration D says that a witness of whom nothing whatever is known. एक विटनेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता और उससे जब पूछा गया कि आप अब जीने के लिए क्या करते हैं, मतलब आपकी क्या जॉब है या क्या मीन्स ऑफ लिविंग है आपका, तो उसने कोई अनसेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया। वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया एक एडवोकेट को या एक जज को। तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड हो सकता है उससे पूछने के लिए इफ ही इज अ डेकॉइट। तो हमने इलस्ट्रेशन ए से डी तक देख लिया। इलस्ट्रेशन ए में एडवोकेट को किसी दूसरे एडवोकेट से पता चला था विटनेस के बारे में, तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड बन गया विटनेस से पूछने के लिए इफ ही इज अ डेकॉइट। सेकंड में हो गया एडवोकेट को इन्फॉर्म किया गया एक पर्सन द्वारा और उस पर्सन से पहले हमने कंफर्म किया कि आप बताइए आप क्यों बोल रहे हैं कि दैट विटनेस कैन बी अ डेकॉइट। तो उसने सैटिस्फैक्टरी रीजन दे दिया, इस पर भी हम रीजनेबल ग्राउंड, ये भी एक रीजनेबल ग्राउंड हमें मिल गया विटनेस से पूछने का। थर्ड है किसी विटनेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम उससे रैंडमली जाके पूछ रहे हैं इफ यू आर अ डेकॉइट, तो दिस इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड। एंड नेक्स्ट इज विटनेस जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमने उसकी मीन्स ऑफ लिविंग उससे पूछी और उसने अनसैटिस्फैक्टरी आंसर दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग हिम इफ ही इज अ डेकॉइट। Now comes section 153. 153 is talking about the procedure of court in case of question being asked without reasonable grounds. If the court is of opinion, court इस opinion का है that any such question was asked, कि कोई भी question बिना किसी reasonable ground के पूछा गया है, जैसे हमने इसके illustration C में पूछ लिया, वो तो unreasonable ground था। It may if it was asked by an advocate, अगर एडवोकेट से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो रिपोर्ट द सर्कमस्टांस ऑफ केस टू द हाई कोर्ट। तो कोर्ट चाहे तो उस एडवोकेट की कंप्लेन या तो वो हाई कोर्ट से कर सकती है या किसी अदर अथॉरिटी से कर सकती है जहां पर एडवोकेट्स के सब्जेक्ट की बात चलती है इन एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी अथॉरिटी डील करती है, तो उस एडवोकेट की कंप्लेन या तो कोर्ट उस अथॉरिटी में कर देगी या तो वो हाई कोर्ट से कर देगी कि दिस एडवोकेट वाज आस्किंग अनरीजनेबल क्वेश्चंस या अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे एक विटनेस से। तो दिस इज सेक्शन 153। 152 में हमने देख लिया कि अनरीजनेबल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। 153 में बोल दिया कि अनरीजनेबल क्वेश्चंस अगर एडवोकेट पूछ लेगी तो हम क्या कर सकते हैं। तो दिस इज 153। नाउ कम्स सेक्शन 154, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।